हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th और आज ये आखिरी या कहें कि लास्ट लेक्चर बनने वाला है आज की यूनिट का। इसी के साथ हमारे पास में ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज का टॉपिक है वो है हमारे पास में पेस्टिसाइड्स। अब ये पेस्टिसाइड क्या होते हैं? तो पेस्टिसाइड जो होता है यहाँ पास में एक्चुअली ऐसा है कि जो यहाँ पास में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वहाँ पास क्या होते हैं? टॉक्सिक से केमिकल्स होते हैं। वर्ल्ड वार सेकंड को तो आपको याद रखना ही होगा या आपको याद होगा कि वर्ल्ड वार सेकंड में क्या हुआ था हमारे पास में कि वहाँ पर एटम बम अमेरिका ने हिरोशिमा पर क्या होते हैं एटम बम फेंके थे। ठीक है, तो उस एटॉमिक बम का इफेक्ट आज तक वहाँ पर क्या है देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर आज भी कैंसर और विकलांग लोग जो होते हैं वहाँ पर जन्म लेते हैं पैदा होते हैं सब विकलांग हो जाते हैं। कोई मेंटली डिस्टर्ब रहता है, कोई अपाहिज होता है, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। तो ये सारा का सारा जो ब्लेम जाता है ये किसके ऊपर जाता है? ये जाता है हमारे पास में सेकंड वर्ल्ड वार में यूज हुए जो केमिकल्स हैं उसमें सिर्फ आपका एक एटम बम ही यूज नहीं किया गया था, बल्कि वहां पर बायो केमिकल भी यूज किए थे बहुत से। तो ये हमारे पास में जो होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। जो हमारे पास में जो एबिलिटी होती है, ह्यूमन बीइंग की जो एबिलिटी होती है उससे कहीं ये इफेक्ट होते ही नहीं है। और उनको क्या करते हैं ये अपना अपना ये कहें कि जो दुष्प्रभाव जो होता है इफेक्ट वो इस पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी आपका ह्यूमन बीइंग है वो हमारे पास में क्या उसका हेडेक होने लगता है, पेन होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है और बहुत सी आपकी डिसीज होने लगती है। तो कुल मिला के बात पेस्टिसाइड्स में यही है कि सीधे सिंपल भाषा में यदि हम बताएं तो हमारे पास में टॉक्सिक कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे पास में, वो इसमें हम क्या करेंगे यूज किए जाते हैं, या कहें कि हम यहाँ पर उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पास में जो निकोटीन वगैरह होते हैं, तो निकोटीन भी क्या है यहाँ पास में पेस्टिसाइड्स में हमारे पास में आते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड डीडीटी हमारे पास में जो होते हैं वो ग्रेट यूज द कंट्रोल ऑफ एक डीडीटी करके हमारे पास में होता है कंपाउंड। वो डीडीटी क्या करता है? ग्रेट यूज इन द कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड अदर, मतलब जो भी कोई अदर डिसीजेस है और मलेरिया में आपको बहुत ही ज्यादा आपका ये हेल्पफुल रहता है। आफ्टर द वार डीडीटी वाज पुट टू यूज एग्रीकल्चर टू कंट्रोल द डैमेज। अब जो हमारे पास में सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में जो हमारे पास में डैमेज हुए थे, जो यूनिवर्स में जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए डीडीटी का यहाँ पर हमने क्या किया था? यूज किया था। देखो हमारे पास में जो केमिकल्स होते हैं वो हाँ टॉक्सिक तो होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे देखो सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम बाइक चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में बाइक है वो हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन कई बार बाइक से क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है। तो बाइक अच्छी भी है और बाइक क्या है बुरी भी है। हम कुछ केमिकल्स लेते हैं, जैसे हमको सपोज करो बुखार ही आ गया, हमने फीवर आया तो हमने कोई मेडिसिन ली तो फीवर हमारे पास में चला गया। अब मान लो उसकी एक क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी से आप ज्यादा ले लो तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि आपकी शायद उसमें मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं, हमारे पास जितने केमिकल्स हैं, ये इनका एक यूज होता है सिस्टमेटिक तरीके से। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से यूज नहीं करते हैं तो आपका ये बैलेंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास ये जो डीडीटी है ये हम इसको हाथ देखो है तो केमिकल ही है, ठीक है, एक प्रकार के केमिकल ही है। केमिकल तो अच्छे होते नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल को वो जो प्रॉब्लम आई थी, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर डीडीटी का यूज किया था। उस समय एग्रीकल्चर वगैरह भी बिगड़ गया था। जैसे हमारे पास में जो किसानी थी या जो जमीन वगैरह थी उसकी पैदावारी खराब हो गई। जहां पर ये बम गिरा था वहां से हजारों किलोमीटर दूर तक उसकी जो उपज थी, जमीन से जो फसल पैदा होती है वो फसल पैदा ही नहीं हुई। वहां पर वो बंजर बन गया। बंजर खेत जानते हो क्या होता है? जिसमें आप कुछ भी लगा होता ही नहीं है, ना उसमें धान होती है, ना उसमें फूल होते हैं, ना पेड़ पौधे होते हैं, ना सब्जी होती है। तो उस बंजर खेत को हरा भरा करने के लिए क्या यूज किया था? हमने डीडीटी यूज वहां पर किया था। क्लियर है? पेस्टिसाइड जो होते हैं आपस में, पेस्टिसाइड जो हमारे पास होते हैं आर बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो
मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पास में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका यूज करते हैं कि इनके यूज के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन है तो आखिर पेस्टिसाइड्स। बाकी यहाँ पर और भी इसके विषय में दिया हुआ है, तो थोड़ी बहुत आप यहाँ पर जानकारी ले लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पास में एक ये 9th में आप पहले आता था, पता नहीं अब 9th की यूनिट में है कि नहीं। ये बताते हैं किस प्रकार से हम यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग यूज करता है, ह्यूमन बीइंग के बाद में फिर यहाँ पास में ये नीचे जाता है, फिर और नीचे जाता है। ये लेवल वगैरह बना हुआ है, स्मॉल फिश है, फिर आपके पास में ये मोलिकुलर लेवल्स है। अब ये तो हालांकि इस पर इतना ध्यान नहीं देने का, फिर भी एक बार आप देख लेना। अब यहाँ से देखते हैं, दीज केमिकल्स आर सेवरल नर्व टॉक्सिन्स एंड हेंस मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। हाँ, वही बात है कि यहाँ पास जो केमिकल्स होते हैं वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं। अब कोई भी केमिकल्स है, कोई भी केमिकल है, वो ह्यूमन के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? वो जो केमिकल होते हैं वो हमारे पास में कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुँचाते हैं। जिसमें हमारे पास में, जैसे हमारे पास में है सोडियम क्लोरेट NaClO3 होता है, जैसे सोडियम आर्सेनाइट, जैसे Na3ASO3 इसका फार्मूला है, एंड मेनी अदर्स, और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मोस्ट हार्बिसाइड्स आर टॉक्सिक। बहुत से जो हार्बिसाइड्स होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। अब टॉक्सिक है मतलब आप समझ रहे हो ह्यूमन बीइंग के लिए कितना इफेक्टिव होगा, जहां नाम ही टॉक्सिक आ गया उसका। दीज केमिकल्स डिकम्पोज इन अ फ्यू मंथ। अब ये जो कुछ केमिकल्स होते हैं कुछ समय बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। लाइक जैसे ऑर्गेनोक्लोराइड जो होता है वो हमारे पास में कुछ समय के लिए रहता है, उसका क्या हो जाता है, डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स हमारे पास में दो हैं, एक है हमारे पास पेस्टिसाइड्स, एक है हमारे पास में हर्बिसाइड्स, जो होते हैं वो केमिकल पोल्यूटेंट्स को इंक्रीज करते हैं। वैसे तो हमारे पास में पोल्यूशन है, जैसे हमने कल पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। तो उस प्रकार से हमारे पास में केमिकल पोल्यूशन भी होता है। तो केमिकल पोल्यूशन में हमारे पास में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है पोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स ये हमारे पास में क्या करते हैं, केमिकल पोल्यूशन, केमिकल जो पोल्यूशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये पेस्टिसाइड्स है, ये कंप्लीट हुआ। और एक बार आप इसको रीड करके इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको लगे तो वो आप लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में यहाँ पर इंडस्ट्रीज वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज वेस्ट में हमारे पास में, आप सपोज करो आपके पास में कपड़े की कोई इंडस्ट्री है, तो आपके पास में वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वेस्ट देखने के लिए मिलेगा, और उस पर केमिकल्स हम डालते हैं तो केमिकल हमारे पास में वहाँ पर क्या पोल्यूशन आ जाता है कपड़े में। अब यदि मान लीजिए हो सकता है हम सॉलिड, जैसे अब फैक्ट्री तो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ होती है, मिल्क बन रहा है तो मिल्क फैक्ट्री होगी, ऑयल बन रहा है तो ऑयल फैक्ट्री होगी, कपड़े बन रहे हैं तो कपड़े की फैक्ट्री हो गई। हमारे पास में कोई सॉलिड बनता है, जूते, चप्पल, गिलास, जो भी हम लेते हैं, मोबाइल वगैरह, जो भी हम यूज करते हैं आज की जीवन मर्रा में, जो भी हम यूज कर रहे हैं घर में, जो इतने भी सामान है सब यूज कर रहे हैं, सब कहाँ बनते हैं, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनते हैं। अब फैक्ट्री कोई जरूरी नहीं है, फैक्ट्री बड़ी भी हो सकती है, फैक्ट्री छोटी भी हो सकती है। हमारे पास में जो ईंट बनती है वो कहाँ बनती है, ब्रिक्स जो बनती है, ब्रिक्स कहाँ बनती है, हमारे पास में ब्रिक्स हमारे पास फैक्ट्री में बनती है। तो घर में लगने वाली चीज भी क्या बन रही है, फैक्ट्री में बन रही है। हमारे घर में जो वायर बनता है जिससे हम लाइट बनाते हैं, ये सारा कहाँ बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है। तो अब आप समझ रहे हो इंडस्ट्रीज वेस्ट, तो जब ये बन रहा है, इंपोर्टेंस चीज आ रही है, तो इसमें कुछ वेस्ट भी तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास में आता है इंडस्ट्रीज वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज हमारे पास में हजारों इंडस्ट्रीज है, तो हजारों टाइप के हमारे पास में क्या है, वेस्ट है। ठीक है, यहाँ तो हम एक दो टाइप के वेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हजारों इंडस्ट्रीज है तो हजारों क्या होंगे हमारे पास में, वेस्ट होंगे। बात समझ में तो आ रही है ना ये सारी बातें। तो वहीं से हमने ये टॉपिक को उठाया, और वो क्या है यहाँ पास में, वो है यहाँ पास में इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर जितना चाहो आप उतना लिख सकते हो, फिर भी जितना मेरे को लगता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट हमारे पास में यहाँ पर होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरली बाय कॉटन मिल, ये कॉटन मिल में हमको ये मिलते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ होती है वहाँ पर मिलते हैं। पेपर मिल में से हमको मिलते हैं, एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में से हमको क्या मिलते हैं, बायोडिग्रेडेबल हमको वेस्ट मिलते हैं, और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मिलते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय कहाँ पर, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उसमें से हमको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमको जनरेट होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट आयरन एंड स्टील प्लांट्स होते हैं, वहां से हमको ये मिलते हैं। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम से हमको ये मिलते हैं। जिंक एंड कॉपर प्रोडक्शन की जो मिल होती है वहां से हमको मिलते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस जिप्सम में से हमको ये मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में ये अचीव होते हैं। देन हाईली एक्टिव सब्सटेंस आर पोल्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल डीलिंग इन मेटल, केमिकल्स, ड्रग, फार्मा
फार्मास्यूटिकल्स, डाइज, पेस्टिसाइड्स, रबर, गोड्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से यहाँ पास में यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज है और क्या क्या बनते हैं वहां इसको दिया गया है। द डिस्पोजल ऑफ नॉन डिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पास में ये है वो हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी में हमारे पास में आता है यहाँ पर जैसे इफेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। तो स्वाभाविक है यहाँ पास में एनवायरमेंट में क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जो भी एनवायरमेंट है उसको ये अनबैलेंस करेगा। क्या करेगा ये हमारे पास में एनवायरमेंट जो है उसको क्या करेगा, ये अनबैलेंस करेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में होता है। अब ये है डू यू नो अबाउट वेस्ट रिसाइकलिंग। अब आप क्या समझते हैं वेस्ट रिसाइकलिंग से, तो इसके पॉइंट्स आप यहाँ पर देख लेना, इसको हम ज्यादा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। और हमारे पास में यहाँ आता है इसी में आपकी वो बोल रहा है, बोले कि टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपको वो बताना है। क्यों अब आपकी क्या है, आपके हिसाब से आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हाउ कैन यू सेव योर, मतलब आप वो ये बोल रहे हैं हमारे पास में आप कैसे एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। थिंक ऑफ द स्टेप, कौन सी स्टेप ले सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, उसके विषय में आपको लिखना। विच यू वुड यू लाइक, क्या है कंट्रोलिंग एयर, वाटर्स, सोइल एंड इंडस्ट्रियल बेस्ड पोल्यूशन इन योर नेबरहुड। आपके अपने आसपास में सोइल पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए उपाय आप सोचिए। वाटर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए उपाय आप सोचिए। एयर पोल्यूशन है कैसे उसको कम किया जा सकता है। आपके आसपास जो फैक्ट्रियां हैं उसको आप देखिए, वहां क्या क्या आप कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, आपकी क्या विचारधारा है, क्या आपके रूल हैं, क्या आप नियम बना रहे हैं। इस सारे विषय में आपको अपने हिसाब से कि आपके अपने क्या थॉट है इसको लेकर के, ठीक है। अब आपने क्या सोचा है, अपने आसपास जो भी एरिया है, दूर नहीं जाना है, अपने आसपास से ही शुरुआत करें, इसके विषय में आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आता है जैसे बेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास में आता है बेस्ट मैनेजमेंट। अब हमको इसके विषय में कुछ पॉइंट्स लिखना है, तो वो हम चाहे बुक से लिखें चाहे मन से लिखें, आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास में यहाँ पर आता है जैसे ये है हाउस होल्ड डिस्कार्ड, दे आर मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड क्या है मीनिंग बेस्ट। ये हमारे पास में है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान हमने चलाया है, मोदी जी ने चलाया है स्वच्छ भारत अभियान। क्लीन इंडिया मिशन हमारे पास में चल रहा है, वो किस प्रकार से इसमें सहयोग देगा। देन हमारे पास में स्वच्छ भारत अभियान, देन स्वच्छ भारत मिशन, अब अर्बान, स्वच्छ भारत मिशन अर्बान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इस प्रकार से हमारे पास में है ये क्या है कि कुछ अभियान वगैरह चल रहे हैं जो मोदी ने चलाए हैं और बहुत पहले से चल भी रहे हैं स्वच्छ भारत करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर को प्योर बनाने के लिए नर्मदे गंगे करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये सारे क्यों किया जा रहा है, ये सारा प्रोजेक्ट क्यों चला जा रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट इसलिए चला जा रहा है ताकि वाटर पोल्यूशन कम हो जाए और एयर पोल्यूशन कम हो जाए, हमारे पास में सोइल पोल्यूशन कम हो जाए। इन सब के लिए स्वच्छ भारत मतलब आप समझ गए, भारत में अब यहाँ पर अब जितने प्रकार के पोल्यूशन है वो सबको कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल करना है। चाहे वो केमिकल पोल्यूशन हो, चाहे वो आपका फैक्ट्री से आने वाले वेस्ट हो, सॉलिड के रूप में हो, लिक्विड के रूप में हो, गैसेस रूप में हो, सबको हमको अलग करना है और भारत को हमको क्या करना है, क्लीन बनाना है। आपने सुना होगा कि हमारे पास में जो दिल्ली है, हमारी जो दिल्ली है, दिल्ली जो है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेंट्स एरिया है। वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप 1 महीने दिल्ली में रहो तो वहां से आपकी तबीयत खराब होके आ जाएगी, इतना ज्यादा वहां पर पोल्यूशन है। अपन तो कभी गए नहीं है लेकिन सुना है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा क्या है, पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन क्या है, क्यों है, अब पोल्यूशन वहां पर जो फैक्ट्रियां हैं वो बहुत ज्यादा है, वहां पर गाड़ी जो है बहुत ज्यादा है, 4 व्हीलर की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पेट्रोल और डीजल का यूज भी बहुत ज्यादा किया जाता है। वहां पर हमेशा दंगे होते रहते हैं, दंगे होते हैं हमारे हमेशा। तो वहां पर कुछ टायर जलाते हैं, कभी बस जलाते हैं, तो वहां से जो टॉक्सिक गैसेस है वो उस एनवायरमेंटल में बहुत ज्यादा है। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये सारा जो पोल्यूशन है इसको हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। इफ यू हैव पार्टिसिपेट, वो बोल रहा है कि यदि आप पार्टिसिपेट करते हो इन सम इवेंट्स ऑन स्वच्छ भारत मिशन, और वो बोलता है कि राइट योर एक्सपीरियंस, और आप अपने एक्सपीरियंस लिखो कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने उसमें क्या क्या सहयोग दिया। ये सारी चीज है वो आपको जो कि आपको क्या करना है, मन से लिखना है, ठीक है। अब हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें, कुछ तो करें उसके लिए। तो इस प्रकार से आप
क्या करो कि उसको रीड करो। और ये देखो, ये कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है, ये आप आम लोगों में ये होनी चाहिए भावना कि जहां हम रह रहे हैं वहां से हम कम से कम उस एरिया को हम क्या करें, स्वच्छ रखें, साफ रखें, ठीक है। अब इसमें आता है कंट्रोल क्या है, सॉरी कंट्रोल नहीं है, कलेक्शन एंड डिस्पोजल। ओके ठीक है, कलेक्शन एंड डिस्पोजल मतलब क्या हुआ। अब इसमें क्या आने वाला है, इसमें आने वाला है कि जैसे सपोज करो हमारे घर से कोई वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, डेली हम झाड़ू लगाते हैं, सुबह शाम कचरा निकलता है, तो हम उसको कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं उसको। अब पहले आपने देखा होगा कि पहले रोडों पे पड़े रहते थे, हालांकि अभी भी पड़े रहते हैं बहुत से, हमारे पास जो घर से कचरा निकलता है उसको हम रोड पे फेंक देते थे, चलो घर से बाहर चला गया, रोड पे पड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। अब आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको डिस्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके विषय में हमको लिखना है। जैसे डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है यहाँ पास में आर कलेक्टेड इन स्मॉल बिन, हमारे पास में उसमें आपको कलेक्ट करते हैं या कलेक्ट करना चाहिए। जैसे प्राइवेट और म्युनिसिपल जो वर्क होते हैं, आजकल तो वो कचरा उठाने वाली गाड़ी आ गई है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऐसा कचरा, ऐसा वेस्ट जो हमारे घर से निकला हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये छोटे बेसिस के, ये छोटे लेवल के ऊपर है, हर घर से जाकर ये कलेक्ट करते हैं, छोटे लेवल के ऊपर है। देन हमारे पास में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक हुआ, गैस हुआ, मेटल हुआ, स्कार्प्स हुआ, एक्सेट्रा, ठीक है। रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिपोजिटिंग इन लैंड फिल्स एंड आर कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट। और जो हमारे पास में इनको जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, कलेक्ट हमने इसको किया है, उसको बाद में जाकर कहीं हम डिकम्पोज कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट कदम को और स्टेप को हम उठा सकते हैं, जो कि आने वाले समय में हमको बहुत कारगर सिद्ध होगी। यह सबको उठाना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी एक के उठाने से है, ठीक है। पॉलीथीन बैग हुआ हमारे पास में, जैसे ये प्लास्टिक के जो बैग आते हैं ना, जब हम मार्केट जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता तो हम उनसे बोलते हैं एक पॉलीथीन बैग दे दो, तो 2 रुपए की सब्जी भी लाते हैं तो हम पॉलीथीन बैग लाते हैं। तो कोशिश करो पॉलीथीन बैग आप ना लो, आप अपने घर से एक कपड़े की थैली रखा करो अपने गाड़ी में, स्कूटी में, ताकि आप कोई भी सामान लो तो आप डायरेक्ट उसमें लो। अब पॉलीथीन आप ले लेते हैं, उसका कोई यूज आता नहीं है, आप उसको घर लाते हैं, उसको सामान को यूज कर लेते हैं, बाकी पॉलीथीन को फेंक देते हैं। और आपको पता होना चाहिए पॉलीथीन जो होता है वो डिस्पोज ही नहीं होता है, वो पड़ा रहता है, और जहां वो पड़ा रहता है वहां की जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है, वो किसी फसल को उगने ही नहीं देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में पॉलीथीन बैग हुआ, मेटल स्कार्प हुआ, और बहुत से हमारे पास में बहुत से मिलियंस हमारे पास में क्या है, मिलियंस हमारे पास में ऐसे सोर्स हैं जो कि हमारे पास में पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कोशिश तो कम से कम हम ये कर सकते हैं, हम पॉलीथीन बैग को यूज ना करें आज के बाद में, ठीक है। देन इसका में आता है डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी प्रॉपर्ली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड, उसको हम कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं, और ये हमारे पास में हेल्थ प्रॉब्लम को भी क्रिएट करता है। आप देखते हो तो हमको डेंगू हो गया, हमको मलेरिया हो गया, हमको बीमारी आ गई, बुखार आ गई, सर्दी आ गई, जुकाम आ गई। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे आसपास में यदि दलदल रहेगा, हमारे पास में कचरा रहेगा आसपास में, तो हम कैसे स्वच्छ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये है हमारे पास में डिसीज वगैरह, और ये है हमारे पास में इसकी आज की पोजीशन। अब हम बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री एक हिसाब से हमारे पास में एक प्रोसेस है जिससे हमारे पास में एनवायरमेंटल को क्या कर सकते हैं, हम स्वच्छ बना सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव द मेथड फॉर रिफाइनिंग गुड, ये हमारे पास में एक मेथड है जिससे हम हमारे पास में क्या है, आसपास के जो एरिया को क्या कर सकते हैं, शुद्ध और सही कर सकते हैं। क्वालिटी सीड्स वगैरह होता है, इरिगेशन एक्सेक्टर वगैरह होता है। ग्रीन केमिस्ट्री इज अ वे, अब यहां से देखो आप, ग्रीन केमिस्ट्री इज अ वे ऑफ थिंग एंड ग्रीन केमिस्ट्री is a way of think and is about utilizing the existing knowledge and principles of chemistry and other science to reduce the adverse impact. Green chemistry is a production process, minimum pollution, एनवायरमेंटल। देखो ये हमारे पास में क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री हमारे पास में एक सोच है, एक विचारधारा है, किसके लिए कि हमारे पास में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे कम करें, उसको मिनिमम से मिनिमम पोल्यूशन हम कोशिश करें कि 100% क्लियर कर दें। यदि ना कर सकें तो हम उसको मिनिमम से मिनिमम कर सकें, हमारे पास में जो एनवायरमेंटल है उसको हम बहुत अच्छे से रख सकें। ये हमारे पास में एक प्रोडक्शन प्रोसेस है। ये क्या है, हमारे पास में एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक
जिसमें हम ऑर्गेनिक बेस से मतलब जिसमें ऐसा एक प्रोसेस जिसमें हम कम से कम केमिकल यूज करें और उस डायरेक्शन में हम इसको प्रोसेस कराएं, ठीक है। सच प्रोसेस आर नॉट ओनली एनवायरमेंटल बट आल्सो, ये हमारे पास में कोस्ट, ये जो हमारे पास में ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ एनवायरमेंटल को ही नहीं बल्कि हमारे पास में जो कोस्ट इन्फेक्टिव जो है उससे भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एंड केमिकल्स, हमारे पास वही है कि जो केमिकल्स आज के समय में बहुत ज्यादा होगा उसको हमको कहीं ना कहीं क्या करना है, रिड्यूस करना है। इन केमिकल रिएक्शन इफ reactants are full convert into useful environmental friendly produced by using an environment friendly medium, then there would be no chemical pollutants introduced in the environmental। तो हम इसमें इस प्रकार की प्रोसेस को करवाते हैं या लोगों को बताते हैं कि जिसमें कि हमारे पास में कम से कम पोल्यूशन फैले और हमारे पास में एनवायरनमेंट कैसा हो, स्वच्छ हो। हम उसको बताते हैं कि आप केमिकल से कैसे दूर रहो। ये ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर आता है ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू लाइफ। हमारे पास में डे टू डे लाइफ में ग्रीन केमिस्ट्री का क्या इंपोर्टेंस है उसको हमको देखना है। जैसे टेट्रा क्लोरोइथेन हमारे पास में होता है। जो टेट्रा क्लोरोइथेन है इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज किया जाता है हमारे पास में, ये ध्यान से देखना, ये डे टू लाइफ मतलब हम दिन में रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें हम ग्रीन केमिस्ट्री का यूज करते हैं। पहला आता है यहाँ पास में ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ, कि हमारे पास में जो कपड़े होते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं उसकी जो ड्राई क्लीनिंग हम करते हैं। अब ड्राई क्लीनिंग में हम देखो सर्फ एक्सेल आप यूज करते हो, ठीक है, आप कोई ना कोई निरमा आप यूज करते हो, आप डिटर्जेंट यूज करते हो, आप साबुन यूज करते हो, तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास में एक प्रकार का केमिकल है। क्या यहाँ पास में एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा टॉक्सिक केमिकल का यूज ना करें, हम ना करें। तो पहला आता है यहाँ पास में ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ से ही हमारे पास में चालू हो जाता है, ठीक है। तो टेट्रा क्लोरोइथेन हमारे पास में होता है Cl2 यहाँ पास में फार्मूला होता है। टेट्रा क्लोरो इथेन हमारे पास में ये होता है कंपाउंड, इसका यूज किया जाता है सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजिनेटेड सोलवेंट और बाय लिक्विड CO2 विल रिजल्ट इन लेस हार्म टू ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर में हमको ये यूज किया जाता है। देखो जमीन से जो हमारे पास वाटर निकाला जाता है उसमें आपने पहले सुना होगा कि हम उसमें पोटाश डालते हैं। क्या डालते हैं, पोटाश डालते हैं। पोटाश क्यों डालते हैं, ताकि जो हमारे पास वाटर है वो क्लीन हो जाए, उसमें जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाए, आपकी दूर हो जाए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किस लिए किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज फॉर पर्पस ऑफ ब्लीचिंग क्लोथ में जो लॉन्ड्री वगैरह जो होती है ना उसमें हमको क्या करते हैं, ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है क्लोथिंग में, ठीक है। इस पर से यहाँ पास पहला हुआ। दूसरा आता है यहाँ पास में ब्लीचिंग ऑफ पेपर में हमारे पास क्या आता है, क्लोरीन गैस हमारे पास में यूज की जाती है। क्लोरीन गैस यूज फॉर ब्लीचिंग पेपर में क्लोरीन गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। कहाँ किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग गैस का यूज किया जाता है किसमें, पेपर ब्लीचिंग, वो क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है कहाँ पर, ब्लीचिंग पेपर में की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर यूज किया जाता है। देन हमारे पास में हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होता है इसका एक यूज तो यहाँ पर है, कहाँ पर यूज फॉर द पर्पस ऑफ ब्लीचिंग क्लोथ। लॉन्ड्री में यहाँ पे ब्लीचिंग क्लोथ के लिए किया जाता है, लेकिन एक यूज और हो उसका, वो यूज कहाँ किया जाता है, वो यूज किया जाता है यहाँ पास में सुटेबल कैटलिस्ट। ये हमारे पास में कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, विच प्रमोट द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज। कोई बात है कि यहाँ पास में ये कैटलिस्ट होता है और ये ब्लीचिंग प्रोडक्शन को क्या करता है, वो प्रोसेस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। देन थर्ड आता है यहाँ पास में सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। जैसे यहाँ पास में आता है इथेनॉल, हमारे पास में है इथेनॉल। तो प्रिपेयर्ड बाय वन स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथिन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक कैटलिस्ट इन एक्वस मीडियम विद यील्ड 90%। तो हमारे पास में क्या है, इथिन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया, यहाँ पास में प्लेटिनम और कॉपर आप ले सकते हो। तो हमारे पास में क्या बन जाता है, हमारे पास में बन जाता है ये एल्कोहल, जो कितने परसेंट है, हमारे पास में 90% हमारे पास में यहाँ पर होता है। इसमें भी हम क्या कहते हैं, उसका यूज करते हैं। अब आया हमारे पास में ग्रीन सोल्यूशन टू क्लीन टर्बाइड वाटर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास में पावर होता है, जो हमारे पास सीड्स वगैरह होता है, म्युनिसिपल जो हमारे पास में इंडस्ट्री वेस्ट वगैरह जो होता है उनको क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज नॉन टॉक्सिक, यहाँ पास नॉन टॉक्सिक होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मटेरियल्स होता है, ठीक है। पावर्ड इज यूजुअली क्या है हमारे पास में डिस्कार्ड
एग्रीकल्चर वेस्ट जो हमारे पास में होता है, पेस्टिसाइड यूज टू एलम। हाँ देखो, अब हमारे पास में हम एलम फिटकरी जो होती है ना, फिटकरी जो होती है उसको भी हम यूज करते हैं। तो ट्रीटमेंट सच वाटर, तो वाटर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उससे पोटाश भी डालते हैं, किसमें, वाटर को क्लीन करने के लिए हम पोटाश डालते हैं, या वाटर में जो गंदगी जो इम्प्योरिटी होती है उसको दूर करने के लिए हम पोटाश डालते हैं, या हम उसमें एलम भी डाल सकते हैं। एलम भी उस इम्प्योरिटी क्या करता है, दूर करता है। एलम इंक्रीज टॉक्सिक आयन इन ट्रीड वाटर एंड कैन जो डिसीज जो होती है उसमें हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम इसको लाते हैं या इसको हम पढ़ते हैं, इस हिसाब से आप कह सकते हो। तो ये हुआ हमारे पास में, इसके साथ हमारे पास में हुआ आज का यूनिट कंप्लीट। अब आगे यहाँ पर समरी, अब ये आप देख लेना, जितना मैंने बना आपसे देख लेना, और बाकी आपका ये जो हमारे पास, अब ये आपको थिंक करना है, सोचना है क्या आप कर सकते हो क्या नहीं। ये हमारे पास में दैनिक जीवन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसका यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट तो है ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे दैनिक जीवन भी हम बहुत इंपॉर्टेंट से हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी बात इसमें हमारे पास में आ जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये यूनिट होती है कंप्लीट। अब हमारे पास में बचा समरी, तो समरी आप एक बार देख लेना। अब आने वाले लेक्चर में हम कुछ नई यूनिट चालू करेंगे, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। सो आज की यूनिट तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।